दूसरी चीज आपने बोला कि यार अफसर जो है वो लड़ने नहीं जाता, जवान लड़ने जाता। अभी अभी तो किस्सा हुआ है, इतना बड़ा हादसा हो गया कर्नल मनप्रीत का, मेजर आशीष। बर्मिंघम को लोग कहते हैं मिनी पाकिस्तान, और बिल्कुल सही कहते हैं, आज साबित हो गया, क्योंकि वहां के पाकिस्तानियों ने बर्मिंघम को, जस्टिन ट्रूडो को, जो नरेंद्र मोदी जी ने जलील करा था, उसको बेइज्जत करा था, उसके कपड़े फाड़ के उसको लात मार के, ना हम पढ़ेंगे ना अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और हमें खिलाना, हमारे बच्चों को खिलाना जो हमने 10-15 पैदा कर रखे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, पहली जो मैं बात आज कहना चाहता हूं वो राहुल गांधी के लिए बोलना चाहता हूं। और राहुल गांधी ने फौजियों को बैठाया, एक्स सर्विसमैन को अपने पास बैठाया और कुछ बातें ऐसी कही हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं। देखिए, हर एक बात का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है ना। हर एक बात एक खास परिप्रेक्ष्य में कही जाती है, हर एक बात का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक लिंक होता है उसका। अगर उस लिंक से, उस कॉन्टेक्स्ट से उस बात को अगर हटा दिया जाए तो सुनने में तो आपको लगेगा कि हाँ ये गलत तो नहीं करा, लेकिन वो बात होती गलत है। और राहुल गांधी ने यही करा और जानबूझ के करा है। आप पहले देखिए, छोटा सा वीडियो है, ऑडियो है, देखिए जरा। वन रैंक वन पेंशन में ऑफिसर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फ़ायदा मिला, मगर शायद OROP ज़्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान है, अफसर लड़ता है मगर जवान मतलब हज़ारों में जाके लड़ता है। भैया राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? भैया राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन जो थी OROP, ठीक है, ये जवानों को ज्यादा मिलनी चाहिए थी, उनको ज्यादा जरूरत है, अफसरों को कम जरूरत है। एक तो उन्होंने ये बोल दिया। दूसरा भाई साहब ने ये बोल दिया कि जवान लड़ते हैं, अफसर कम लड़ते हैं, जवान ज्यादा लड़ते हैं। अभी पता नहीं कौन स्टोरी सुना रहा है, और या तो विश्वास कर रहे हैं, खुद मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, किसी ने गलत ब्रीफ करा है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन मैं एक दो बातें राहुल जी को कहना चाहता हूं यहां पर। इट्स वेरी सिंपल। राहुल देखिए, ऐसा है, स्टोरी क्या है समझिए। स्टोरी वन रैंक वन पेंशन एक मुहिम थी जो हम फौजियों ने चलाई थी, उसमें मैं भी शामिल था। मैं भी जंतर मंतर जाके खड़ा हो रखा हूं वहां पे, सब लोगों के साथ, अफसर भी थे वहां पे, जवान भी थे, हम सब भी थे। अच्छा, क्या जवानों को, या हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन ऑफिसर रैंक है, NCOs, JCO साहिबान जो हैं, क्या वो 100% खुश हैं? नहीं। क्या वो क्योंकि मैं इनसे बात करता रहूं कि नहीं साहब ये भी मिलना चाहिए, ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। तो उनकी जो मांगे थी क्या वो पूरी हुई हैं? नहीं, अकॉर्डिंग टू जवान्स एंड JCOs जो वो कह रहे हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूं उनको। क्योंकि देखिए, मेरा OROP से कोई लेना देना नहीं है। मैं क्यों गया था वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए? क्योंकि मेरे फौजी भाई थे। मेरा लेना देना कुछ नहीं OROP से, मुझे तो पेंशन भी नहीं मिलती। मैं राहुल आपको बता दूं, मुझे पेंशन भी नहीं मिलती। लेकिन जहां पे फौजी भाई खड़े हैं वहां पे मैं खड़ा हूं। मुझे क्या, मुझे मिले ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूं, राइट। अच्छा, अब आपने बात कर ली जवानों की और JCOs की, अब आप आइए ऑफिसर्स की। ऑफिसर्स भी कहते हैं साहब जो हमने मांगा था सरकार से, जो पैरामीटर थे वो पूरे नहीं हुए। लेकिन यह भी बात है कि वन रैंक वन पेंशन का मामला कब शुरू हुआ था, इतिहास में जाना जरूरी है, क्योंकि वही आधी अधूरी इंफॉर्मेशन भाई साहब की जो दादी थी, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, भारत ने लड़ाई लड़ी पाकिस्तान से 1971 में, और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स ने मिलकर ऐसी जीत दिलाई भारत को जो भारत ने कभी नहीं देखी थी। मॉडर्न इतिहास के पिछले 100-200 सालों में ऐसी जीत तो नहीं देखी थी, या 500 सालों में ऐसी जीत नहीं देखी थी। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, और शायद कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक नया देश बन गया। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। यहां तक तो आपने भी सुना है, जनरल सैम मानेकशॉ आपने सुना है, जनरल सगत सिंह आपने सुना है, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, ये सब नाम आपने सुने हैं ना, जनरल JFR जेकब, यू मस्ट हैव हर्ड ऑल दीस नेम्स, आप सबने सुना है, हमने सुना। ये लेजेंड लोग थे, ये बहुत तगड़े, जिसको कहता है ना लेजेंड्स ऑफ इंडिया, ये उस रैंक, उस लेवल के लोग हैं। अच्छा जी, जब भारतीय सेना, जब मैं सेना बात करता हूं, मैं वायु सेना, थल सेना, नौसेना, सेना मतलब तीनों सेनाएं जो हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन्होंने जब इतना बड़ा काम करा उन्होंने कि नया मुल्क बना दिया, और दुश्मन को बिल्कुल 93,000 को तो कैप्चर करके ले आए थे, हाथ पैर बांध के कि आ जाओ बेटा। इस खुशी में उनको आशीर्वाद मिला,
उनको दुआएं मिली, उनको एक गिफ्ट मिली, उनकी पेंशन काट दी। ठीक है, उनकी काट दी पेंशन है, और वहां से जन्म होता है वन रैंक वन पेंशन का। मैं जो भी बोल रहा हूं, आप ये मत समझिएगा कि मैं कांग्रेस की भाषा बोल रहा हूं, मैं भाजपा की भाषा बोल, मैं किसी की भाषा नहीं बोल रहा, मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। आप इंडिविजुअली जाइए और आप चेक करिए रिकॉर्ड, ओआरओपी की जड़ कहां से है। आप जड़ ढूंढिए कि जनाब ओआरओपी की जड़ यहां से, ओआरओपी का जो मामला है ये शुरू कब से हुआ था, और आपको पता लगेगा कि ये मिड 70s में 74, 73, 74, 75 के आसपास ये मामला शुरू हो चुका था। ओआरओपी की बात कर रहा हूं। और ओआरओपी के शुरू होने के बाद ये सब जब मामला हुआ, मामला आगे बढ़ा, इतने सालों से किसी ने कुछ नहीं करा। वो नरेंद्र मोदी जी आए, भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वादा करा मैं ओआरओपी करूंगा, और ओआरओपी उन्होंने करा, जो 40 साल से 45 साल से मामला पेंडिंग था। करेक्ट, 52 साल हो गए, 2023 है, 1971 की बात है, देख लो 1972 की, सॉरी, क्योंकि दिसंबर में लड़ाई हुई थी, 1972 की बात है। आप ये लगा लीजिए 51-52 ईयर्स हो गए, 51/51.5, 52 अराउंड दैट, मतलब हाफ अ सेंचुरी बीत गई, 50 साल बीत गए। किसी ने कहा 45 साल के बाद, जब 45 ईयर्स, 43 ईयर्स जब नरेंद्र मोदी जी आ गए थे, तब यह मामला दोबारा शुरू हुआ कि भाई साहब करो इसको, ओआरओपी करो, और वहां पे पैसा डालना शुरू हुआ। क्या यह परफेक्ट था? नहीं। क्या इसमें और चीजें करी जा सकती हैं? बिल्कुल हां। लेकिन किसी का यह कह देना कि भाई साहब इसको नहीं मिला, यह दरार डालने वाली बात है राहुल जी। ये आप दरार डाल रहे हो अफसरों और जवानों के बीच में, वोटों के चक्कर में, और ये वोट फिर नहीं देंगे आपको, मैं बता रहा हूं, मैं इनको जानता हूं, क्योंकि चाहे वो जवान हो, चाहे जेसी हो, चाहे अफसर हो, मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरा खून है, मैं आपको बता रहा हूं, फिर वोट नहीं देंगे आपको। ये वोट देंगे अपने लोकल इश्यूज को लेकर। फौजी का दिमाग क्या कहता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या डेवलपमेंट हुई है, फौजी ये देखेगा, फौजी पार्टी देखेगा, जरूर देखेगा, लेकिन वो ये सबसे बड़ी बात ये देखेगा कि मेरे इलाके में विकास किसने करा है, और जो डिजर्विंग होगा फौजी उसको वोट देगा, वो जवान हो, वो जेसीओ साहिबान हो, चाहे अफसर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे विल वोट लाइक दैट, आप देख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। दूसरी चीज आपने बोला कि यार अफसर जो है वो लड़ने नहीं जाता, जवान लड़ने जाते हैं। अभी अभी तो किस्सा हुआ है, इतना बड़ा हादसा हो गया कर्नल मनप्रीत का, मेजर आशीष का, ये कौन थे? अफसर नहीं तो कौन थे? आप कहते हैं अफसर लड़ने नहीं जाते, तो इनकी जान कैसे चली गई सर? ये कैप्टन मनोज पांडे वीर गति को कैसे प्राप्त हो गए? कैप्टन विक्रम बत्रा, लेट्स टॉक अबाउट कैप्टन सौरभ कालिया, कैप्टन विजन थापर, मेजर पद्मपानी आचार्य, इनका ये, आप कहते हैं कि अफसर लड़ते ही नहीं सर, तो वीरगति को प्राप्त कैसे हो गई? ये कैसे इन्होंने जान दे दी देश के लिए? राहुल जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, आप थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने इमोशंस को, आप पूरी ब्रीफिंग लें। यहां पे इंडियन आर्मी में जो ऑफिसर्स हैं, दे आर लेस देन 4%। जो ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ है, दैट इज लेस देन 4% सर, लेस देन 4%। एंड उनकी जो कैजुअलिटीज हैं, मैं डेथ की बात कर रहा हूं, मैं चोट की बात नहीं कर रहा, मैं जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जो अपनी जानें दे देते हैं, दैट इज मोर देन 12%। 300% मोर कैजुअलिटी इफ यू लुक एट रेशियो। आप कह रहे हैं लड़ता नहीं अफसर, वेल डन राहुल जी। राहुल जी आप भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ज्ञान तो यहीं से मिलेगा आपको सर, आप भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। बात तो चाणक्य डायलॉग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने भी आपके एडवाइजर हैं उनको बोलिएगा कि आप तो दबाएंगे नहीं बेल आइकन, तो वही आपके लिए दबा देंगे बेल आइकन भी, ठीक है? तो आपको ज्ञान मिल जाएगा यहाँ से थोड़ा बहुत चाणक्य डायलॉग से। पाकिस्तान में फिर से तेल की कीमतें बढ़ गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सबसे बड़ा फर्क यही है कि यहां पे तेल मिलता है, वहां पे तेल निकलता है, और तेल ऐसा निकला, वो अरबों वाला नहीं जो जमीन के नीचे से निकले, बंदों का तेल निकला है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, इनकी स्टोरी क्या है पाकिस्तान की। देखिए दोस्तों, ये खबर आई है, रिकॉर्ड स्मैश्ड एज पेट्रोल डीजल राइज टू 330 रुपीज अ लीटर, यानी कि डीजल का रेट उन्होंने बढ़ा दिया 26 रुपए 2 पैसे से। एक रात में डीजल का रेट बढ़ा 26 रुपए 2 पैसे, और पेट्रोल का रेट बढ़ गया भैया 17 रुपए 34 पैसे, एक रात में झट से। ये 15 दिन पहले इन्होंने फिर बढ़ाया था, ठीक है? अभी फिलहाल कितना बढ़ाया था ये मैं आपको बात बताता हूं। पिछले 3 हफ्ते में, मेरे हिसाब से 3-3.5 हफ्ते में, इसके पहले जो अभी बढ़ाया है ना, इसके पहले इन्होंने बढ़ाया था 32 रुपए 41 पैसे,
और 38 रुपये 49 पैसे। अब आप लगा लीजिए, अब जो कंबाइंड रेट है, कंबाइंड जो बढ़ा है 3 हफ्ते में, जो डीजल और पेट्रोल का रेट है वो बढ़ा है 58.43, यानी 58.43 रुपए पर लीटर डीजल का और 55.83 रुपए पेट्रोल का। ये अब पाकिस्तान में आग लग गई है। लोग कह रहे हैं क्या करें यार हम बड़े। देखिए ऐसा होता है कि दोस्तों, जब डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो जो गाड़ियां सामान ले जाती हैं ना, उनके भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो एक एक चीज जो एक जगह, जैसे कराची से कोई लाहौर चीज जानी है, या लाहौर से इस्लामाबाद जानी है, या रावलपिंडी से हैदराबाद सिंध जानी है, वो गाड़ियां चलती रहती है ना किसी भी देश में, भारत में भी चलती हैं, पाकिस्तान में भी चलती हैं। उसका पर किलोमीटर का कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग जो हैं उनकी हाय निकल गई मुंह से। अब वो कह रहे हैं कि यार क्या करें, पाकिस्तान में तो ढोल फट गया पूरे पाकिस्तान का। अच्छा, गैस के भी दाम बढ़ा दिए भाई लोगों ने। जैसे मैंने पेट्रोल में बोला ना, पेट्रोल डीजल का मैंने क्या बोला था, पाकिस्तानियों का ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तानियों का तेल निकलता है जैसे हमारे यहां मिलता है, उसी प्रकार से भारत में घर पे गैस आती है, पाकिस्तानियों को गैस होती है। अब ये पाकिस्तानियों को गैस कैसी होती है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हर चीज में भारत के साथ कंपेयर करना है इनको, हर चीज में भारत के साथ इनको कंपेयर करना है। ये बोलना है कि साहब इंडिया में, आप कभी भी इनके यूट्यूबर देखना, टेलीविजन पे देखना, 24 घंटे पाकिस्तानी सिर्फ कंपेयर करते रहते हैं कि यार इंडिया में ऐसा हो गया, हमारा ऐसा हो गया, इंडिया में ऐसा हो गया, हमारा ऐसा हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। 300 प्लस, ये देखिए साहब, ये कहते हैं कि 330 रुपए प्रति लीटर दोनों पेट्रोल और डीजल क्रॉस कर चुके हैं। और कुछ लोगों का कहना है, पाकिस्तान के अंदर ही कुछ लोगों का कहना है दोस्तों, कि अगर ये हालात नहीं इन्होंने रोके, आईएमएफ के साथ इन्होंने क्लियर कट बातचीत नहीं करी। एक्चुअली क्या है कि इतने सालों के पाप है ना, ये पैसा गड़क जाते हैं, भीख मांगते हैं, पैसा गड़क जाते हैं, लोन लेते हैं, पैसा वापस नहीं करते। अब लोगों ने आईएमएफ को बोला कि इनकी खाल निकाल के ना दस्ताने बनाओ, छोटे छोटे ग्लव्स होते हैं ना लेदर के, तो बोला इनकी पाकिस्तानियों की खाल निकाल के दस्ताने बनाओ। ये तमीज वाली कौम नहीं है, कम से कम कौम अगर इनके सियासतदान तमीज वाले नहीं है, मुझे ये कहना चाहिए। कौम तो जैसी भी होगी वैसी होगी इनकी, लेकिन सियासतदान इनके ऐसी हैं कि यहां से पैसा खा लिया, वो पैसा खा लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। अब इन लोगों ने करा क्या है कि इतना पैसा बढ़ा दिया तेल का, ठीक है, आईएमएफ कह रहा है बढ़ाते रहो, ये टैक्स लगाओ, वो टैक्स लगाओ, तेल, गैस, बिजली के रेट ऐसे होगा कि लोगों ने भैया लठ लेके अपने घर के मीटर तोड़ दिए। वहां पे लोग जाके, हमने कवर नहीं करा था इसमें, चाणक्य डायलॉग जिंदगी में तो कवर करा था कि लोग लाठियों से जाके और कुल्हाड़ियां ले गए, गंडा से ले गए, पता नहीं क्या क्या ले गए, और बिजली के ऑफिसों में या तो आग लगा दिया, बिजली के ऑफिस तोड़ दिए, और बिजली कंपनी के कर्मचारियों को भाई साहब इतनी तेज दौड़ाया है कि मुझे लगा कि इस बार पाकिस्तान बिना मेडल लिए वापस नहीं आएगा। इतनी तेज दौड़े हैं बिजली के कर्मचारी सड़कों पे। वो बंदा आगे भाग रहा है एथलीट की तरह, और पीछे पीछे भीड़ भाग रही है उसके कि आज इसी को मारेंगे। तो यहीं पे फिर मैं जैसे बता रहा था आपको कि भारत में गैस आती है घर में और पाकिस्तानियों की गैस बनती है। अब बिजली, इंडिया में घरों में बिजली आती है, पाकिस्तानियों के ऊपर बिजली गिरती है। फर्क है हर चीज का। मैंने आपको पेट्रोल का भी फर्क, तेल का फर्क बता दिया, मैंने आपको गैस का फर्क बता दिया, और मैंने आपको बिजली का फर्क भी बता दिया दोस्तों। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। दोस्तों खबर थोड़ी सी पुरानी और एक बार पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ इजाफा हुआ है खबर में, इसलिए हमने बोला कि वापस उसी खबर को घसीट के लाते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। खबर क्या है? बर्मिंघम जो शहर है यूके में, उसका फट गया ढोल, वो बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, वो शहर बैंकरप्ट हो गया, वो दिवालिया हो गया शहर। चक्कर क्या, बर्मिंघम का क्लेम टू फेम क्या है? बर्मिंघम जो है ये क्यों फेमस है, क्यों पॉपुलर है? देखिए साहब, तो साहब बीसीसी बर्मिंघम सिटी काउंसिल क्या कहती है कि यहां पे लग गया है सेक्शन 114 का नोटिस। का मतलब यह है कि जितने भी नए खर्चे हैं वो इमीडिएटली रोके जाते हैं, और सिर्फ जो वल्नरेबल पीपल हैं, जो बड़े कमजोर लोग हैं, उनके लिए मदद करने के लिए, या फिर स्टैट्यूटरी सर्विस है कि बिजली आती रहे और पानी आता रहे, इसके अलावा किसी चीज में आप खर्चा नहीं करेंगे। ढोल फट गया बर्मिंघम का। ये क्यों हुआ है? वही बीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि वहां पे जो पाकिस्तानी ओरिजिन के सिटीजन हैं, उन्होंने इतने बच्चे पैदा कर लिए, इतने ज्यादा पाकिस्तानी वहां पे हो गए, काम वाम कुछ करते नहीं है पाकिस्तानी, और उनको चाहिए बेरोजगारी भत्ता सरकार से। ये देखिए, मोर देन हाफ ऑफ द सिटीज पॉपुलेशन इज फ्रॉम एन एथनिक माइनॉरिटी। अब ये माइनॉरिटी कहां से रह गई अगर मोर देन हाफ है? मुझे आज तक ये लॉजिक समझ में नहीं आया।
आज भी जो वहां पे पाकिस्तानी है वो कहते हैं कि हम माइनॉरिटी में हैं, हमें माइनॉरिटी का फायदा दो, और खुद बर्मिंघम सिटी काउंसिल ये कह रही है कि भैया तुम 50% से ज्यादा हो। ठीक है, इसमें कुछ बांग्लादेशी भी शामिल है, ज्यादातर इसमें पाकिस्तानी है। ठीक है जी। बर्मिंघम हैज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन पीपल अमंगस्ट ऑल यूके सिटीज। बर्मिंघम को छोटा पाकिस्तान कहते हैं, राइट। इसके अलावा देयर एजुकेशन लेवल स्किट सेट एंड हैंडआउट्स टू देम हैव अफेक्टेड द काउंसिल्स बैलेंस शीट्स। उनको मुफ्त का एजुकेशन भी चाहिए पाकिस्तानियों को, उनके एजुकेशन लेवल बहुत कम है तो उनको जाहिर सी बात है पढ़ाना पड़ता है। और हैंडआउट्स, जो आप किसी को खैरात देते हैं, भीख देते हैं, जो आप कहते हैं कि ठीक है, एक तो बेरोजगारी भत्ता होता है, वो अलग चीज है, वो अलग मैटर है, इनको हैंडआउट्स देने पड़ते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि भाई हम तो अब आपके मुल्क में मेहमान हैं। ठीक है, हम तो आ गए पाकिस्तान छोड़ के, अब हम सेटल हो गए बर्मिंघम। अब यहां पे बर्मिंघम में हमें जिस प्रकार से रहना है, हमें रहना है, हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे ब्रिटिश सोसाइटी में। ठीक है, हम अंग्रेजों के तौर तरीके नहीं अपनाएंगे क्योंकि हम तो भाई ऑब्वियसली बात है, वो लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है। ना हम पढ़ेंगे, ना अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और हमें खिलाना, हमारे बच्चों को खिलाना जो हमने 10-15 पैदा कर रखे हैं, वो भी अंग्रेज सरकार का फर्ज है। तो अंग्रेज सरकार ने खिलाया, दरिया दिल अंग्रेज सरकार, है ना, कि डोंट वरी, लेट द इमिग्रेंट्स कम इन एंड ऑल दैट। ये अंग्रेजी बोली उन्होंने। अब अंग्रेजी चली नहीं क्योंकि पाकिस्तानी सब खा गए वहां पे, अब उनका डब्बा बैठ गया बर्मिंघम शहर का। इसके अलावा यह कहता है कि बर्मिंघम यूके सेकंड लार्जेस्ट सिटी नाउ सेज इट डज नॉट हैव द रिसोर्सेज टू बैलेंस हिज बजट एंड हॉल्टिंग ऑल स्पेंडिंग। कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है बजट को बैलेंस करने के लिए, पूरा खसारा ही खसारा है, पूरा लॉस ही लॉस है। ठीक है जी। द यूके गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज टू प्रोवाइड एडिशनल फंडिंग। यूके गवर्नमेंट ने बोल दिया कि बेटा अब हम तुम्हें एडिशनल फंडिंग नहीं देंगे। तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी चमड़ी बचाने के लिए, तुम्हारी जान बचाने के लिए हम और तुम्हें नोट दे देंगे $1-2 अरब डॉलर, ना ना ना। तो बेसिकली बर्मिंघम को लोग कहते थे मिनी पाकिस्तान। दोस्तों, ये मैं कई बार सुन चुका हूं। मैं जब लंदन गया था तब भी मैंने सुना था कि बर्मिंघम को लोग कहते हैं मिनी पाकिस्तान, और बिल्कुल सही कहते हैं। आज साबित हो गया क्योंकि वहां के पाकिस्तानियों ने बर्मिंघम को भी पाकिस्तान बना दिया। वो पाकिस्तान भी डिफॉल्ट के दाने पे खड़ा है, और ये बर्मिंघम जो मिनी पाकिस्तान है ये भी डिफॉल्ट के दाने खड़ा हुआ है। वो भी भीख मांग मांग के काम चल रहा है उसका, इस बर्मिंघम का भी भीख मांग मांग के काम चल रहा है। सबकी वाट लगी और सेंटर ने पैसा देने से मना कर दिया। यानी कि लंदन ने बर्मिंघम को पैसा, सरकार जो है अंग्रेज सरकार, उसने पैसा देने से मना कर दिया। वो कहते हैं भैया तुम कल डूबते आज डूबो, आज डूबते अभी डूबो, हमसे बात मत करो। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, IMF भी तो यही कह रहा है कि अब तुम्हें बहुत पैसा दे दिया भाई, अब दोबारा मत आना यार। डेली आ जाते हुए घर में टैन घंटी बजाते हुए कि साहब ये कटोरा है मेरा, नो नॉट एट ऑल, दिस विल नॉट वर्क। तो ये पाकिस्तानी मैं बता रहा हूं कि ये जहां जाते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बनाते, पाकिस्तान जैसे हालात भी बना लेते हैं। बर्मिंघम को पहले ही काफी, बर्मिंघम रडार पे है MI5 के, जो इनकी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, और स्कॉटलैंड यार्ड के। बर्मिंघम जो है वो रडार पे है इनके, क्योंकि वहां पे टेररिज्म सपोर्ट बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है पाकिस्तानी होंगे तो टेररिज्म दूर तो होगी नहीं वहां से, इट हैज टू बी वेरी क्लोज, क्योंकि नेशनल ईथोस में है जिहाद फी सबीलिल्लाह, सब जिहाद विहाद करने के चक्कर में है। उन्हीं के ऊपर जिहाद करेंगे जिनसे लोग पैसे ले रहे हैं। दिस इज, ठीक है ना, कह रहा हूं मैं, आप जाके चेक करिए इंटरनेट पे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो बोलिएगा कि मेरे साथ आपने गलत बात करी, ऐसा नहीं है। बर्मिंघम इज कॉल्ड मिनी पाकिस्तान, और पाकिस्तानियों ने मिलके अंग्रेजों के जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है बर्मिंघम आफ्टर लंदन, जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, राइट। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शहर अगर बंबई है या दिल्ली है सबसे बड़ा, तो फिर बंबई है तो फिर दिल्ली है सेकंड लार्जेस्ट। जो सेकंड लार्जेस्ट है यूके का, उसकी वाट लगा दी पाकिस्तानियों ने और उसको बना दिया पाकिस्तान। I hope all the Pakistanis in Birmingham are now feeling comfortable because Birmingham is on the verge of default. It is bankrupt. And Birmingham, एक warm सी feeling आ रही है पाकिस्तानी। Does it remind you of home? Pakistanis? बर्मिंघम में रहते हो, अब पाकिस्तान दोबारा मत जाना वीजा लेके, ठीक है, क्योंकि तुमने पाकिस्तानी इसको भी बना दिया। वापस पाकिस्तान की क्या लेने जाओगे तुम लोग? बना दिया तुमने, वाट लगा दी अंग्रेजों की। मुझे लगता है कि जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज करा था ना, उस समय भारत पाकिस्तान तो एक ही था, पाकिस्तान तो बना नहीं था। मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों ने बदला लिया है। पाकिस्तानियों ने इतने पैसे लूटे हैं कि विंस्टन चर्चिल अपनी कब्र से ऊपर उठ के खड़ा हो गया। वो कह रहा है कि यार मैंने तो चोरी करा था इंडिया से। वो कह रहा है विंस्टन चर्चिल कि भाई चर्चिल तो चोर था, ये तो बाप है मेरे पास। चर्चिल कह रहा होगा कि भाई ये चर्चिल के बाप हैं पाकिस्तानी।
चर्चिल ने क्या चोरी करी होगी? इन्होंने तो दोनों जेबों में हाथ डाली, गोरों के पीछे वाली आगे वाली जेब में डाली और ऐसे निकाला उनका एटीएम कार्ड चोरी करके, बैंक से भी पैसे निकाल दिया, क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप कर दिया। पाकिस्तानियों ने अच्छा बदला लिया है। वेल डन पाकिस्तानी, करते रहो बेटा, तुम नाम रोशन करो अपनी कौम का। यूएस, यूके, कनाडा ने ईरान के ऊपर लगवा दिया सैंक्शन। और महासा अमीनी, याद है आपको, वो हिजाब के चलते वो एक ईरानी अथॉरिटीज ने एक लड़की को मार दिया था, उसको कस्टडी में ले जाके इतना मारा, बेचारी डेथ हो गई। फिर ईरान में बहुत एक तूफान सा बरपा हुआ और बहुत लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट करे और लोग मारे गए जिनका अकाउंटिंग ही नहीं है, और काफ़ी लोग जेल में डाल दिए गए। आपको पता ही है जो हिजाब के प्रोटेस्ट हुए थे ईरान में, ठीक है। इंडिया में प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे थे कि हिजाब होने चाहिए, ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हिजाब नहीं होना चाहिए, जबकि वो प्रॉपर इस्लामिक कंट्री है, राइट, प्रॉपर इस्लामिक कंट्री है। ईरान से लोगों ने मना कर दिया कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, कह रहा फालतू की चीज है, हटाओ इसको, मना कर दिया ईरानियों ने। अब वहां की सरकार कोड़े मार रही है, लोगों को पिटाई कर रही है उनकी। लड़कियां कह रही हैं हमें जींस पहननी, लड़के कह रहे हैं हम अगर टी शर्ट पहन के हमें बाहर जाना। वो लड़कों को तो इतना नहीं बोलते, औरतों के पीछे पड़े रहते हैं। आपको पता है इजिप्ट ने भी मना कर दिया, इजिप्ट की तो सरकार ने मना कर दिया कि नो हिजाब टिजाब, हटाओ ये सब, वो मुस्लिम कंट्री है। अब आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा जी, ये यूएस, ब्रिटेन और कनाडा ने बोला है कि ज्यादा सैंक्शन हम ईरान के ऊपर लगाएंगे। और ये कर्डिश ईरानियन वुमेन थी, कुर्दी ईरानियन, महासा अमीनी, इसको ईरान की मोरालिटी पुलिस ने मार दिया, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसके ऊपर बोला है कि हम और सैंक्शन लगाएंगे। देखो ऐसा है, यूएस, यूके और कनाडा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ईरान को ₹2 का फर्क नहीं पड़ता आपके सैंक्शन से। 1979 में आप लोगों ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए थे, पहले सैंक्शन 1979। उसके पहले राजा हुआ करता था वहां का, ईरान का बादशाह था ईरान का, बादशाह को भगा दिया इन लोगों ने, फिर खुमैनी आ गया 79 की रेवोल्यूशन के बाद। तब से एक न एक सूरत में वहां पे, मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ कोरिया और ईरान से ज्यादा कोई मुल्क होंगे जिनके ऊपर इतने लंबे टाइम तक सैंक्शन लगा होगा, ठीक है। लेकिन ईरान क्या पाकिस्तान की तरह भीख मांग रहा है? पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन भी नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर तो अभी सैंक्शन भी नहीं है, एफएटीएफ से भी निकल गया पाकिस्तान, एटमी ताकत भी है, नंबर 1 फौज है, नंबर 1 आईएसआई है, उनकी टीम भी नंबर 1 है जो हार जाती है अक्सर, क्रिकेट की टीम, बाबर भी नंबर 1 है, सब नंबर 1 है पाकिस्तान में, ठीक है। एक्चुअली पूरा पाकिस्तान नंबर 2 है, नंबर 1 नहीं, लेकिन कह रहे नहीं हुए। तो इनका हुआ ये कि दे हैव सेड कि बॉस हम आपके ऊपर लगा रहे हैं सैंक्शन, और ईरान ने बोल दिया तुम लगा लो, तुम्हारी खुशी। और फिर मैं इनको बोलूंगा कि तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ईरान को तुमसे चाहिए नहीं यार। देखो, तुम सैंक्शन से किसी को तब चोट पहुंचाओगे जब उस बंदे को तुम कहते हो कि इससे कोई बात नहीं करेगा। आप दुनिया भर से कहते हो कि भाई इसके घर कोई नहीं जाएगा, इसके घर वाला किसी से नहीं मिलेगा, हम इसको बॉयकॉट करते हैं। वो बंदा घर से निकलता ही नहीं है, वो कह रहा है मैं अपने घर में बैठा हूं, तुम मुझे बॉयकॉट करो ना करो, मेरे क्या फर्क पड़ना है। वो ईरान है, आज की तारीख में ईरान ब्रिक्स के अंदर चला गया भाई। ईरान चीन और रशिया के बगल में बैठा है, इंडिया उसके साथ बात कर रहा है, उसको चाहिए कनाडा, उसको चाहिए जस्टिन ट्रूडो का आशीर्वाद। कैसी बात कर रहे हैं लोग यार। दोस्तों, कनाडा की खबर है। कनाडा है जो हमारे खालिस्तानी जो हैं उनका मुल्क, कनाडा से यह खबर आई है कि ट्रेड मिशन टू इंडिया इन अक्टूबर हैज बीन पोस्टपोन्ड। एक ट्रेड मिशन इंडिया आना था, उसको पोस्टपोन कर दिया है, कोई खास कारण नहीं दिया। बस मीडिया का यह मानना है कि जस्टिन ट्रूडो को जो नरेंद्र मोदी जी ने जलील करा था, उसको बेइज्जत करा था, उसके कपड़े फाड़ के उसको लात मार के यहां से उसका जहाज खराब हो गया था, फिर उसको वापस धकेला गया। ये मैं नहीं बोल रहा, आप बोलोगे मेजर साहब इतनी सख्त बातें क्यों कर रहे हैं? मैं सख्त बातें नहीं कर रहा। वहां का जो ऑपोजिशन लीडर पियर, उसका नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जरा उसका नाम एडिटर साहब जरा स्क्रीन पे डालिए, उसकी फोटो डालिए, पियर समथिंग और दी अदर। पियर ने कहा था कि यू हैव बीन ह्यूमिलेटेड इन इंडिया, तुम्हारी बेइज्जती करी है, और सब ने तुम्हारी बेइज्जती करी है इंडिया में। जब G20 हुआ था, इससे किसी ने बात थोड़ा ना करी, कोई इसका बायलैटरल नहीं हुआ, ऐसे ही बोला कि ऐसी पगला टाइप का, इसको हटाओ यहाँ से, तो भग गया। फिर इसका जहाज खराब हो गया, फिर रोने लगा, 2 दिन यहीं पे रहा होटल में, फिर इसका जहाज ठीक हुआ। यहाँ पे मोदी जी ने बोला कि तुम मेरा जहाज ले जाओ, तो शर्म के मारे ले नहीं गया वो। ये इसकी स्टोरी है, ठीक है ना। तो अभी इसको बोला है कि साहब ये स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स अबाउट कंटिन्यूइंग एंटी इंडिया एक्टिविटीज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स एंड इंसाइटिंग वायलेंस अगेंस्ट इंडियन डिप्लोमेट्स, जो खालिस्तानी है उसके खिलाफ ये बोला। तो कनाडा दुखी हो गया, और कनाडा ने बोला कि जो हमारा ट्रेड कमीशन आना था इंडिया में अक्टूबर में, वो अब नहीं आएगा, मत आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया इज रिचर देन कनाडा। सारे के सारे खालिस्तानियों, तुम्हारा खालिस्तान क्या, तुम्हारा दिमाग है खालिस्तान, इसलिए तुम्हारे सो कॉल्ड फेक कंट्री का नाम खालिस्तान है। अब सुनो, इंडिया इज रिचर देन कनाडा, हमें कनाडा की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं आता भाड़ में जाए, ₹2 का फर्क नहीं पड़ता। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। दोस्तों, भारत
दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और 3rd लार्जेस्ट बनने वाली है। कनाडा जो है खालिस्तानियों का फेवरेट, कनाडा की पोजीशन क्या है जरा लिखिए जरा कमेंट्स में। कनाडा के में कमेंट्स लिखिए, कनाडा की पोजीशन क्या है। लिखिए भारत की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, जीडीपी का क्या साइज है भारत का और कनाडा का क्या है, ये लिखिए दोस्तों। और तीसरी बात लिखिए भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं और खालिस्तानियों के कनाडा के कितने हैं। तीनों आइटम नीचे लिखिए, तब आएगा मजा। फिर जस्टिन ट्रूडो के मुंह पे यही मल के आऊंगा मैं कनाडा। मजाक कर रहा हूं जस्टिन, डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ मी। आखिरी खबर दोस्तों आज की, फाइटर प्लेन, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ये फलाना डेमका 45,000 करोड़ 45,000 करोड़ की भारत ने एक शॉपिंग लिस्ट दे दी है और बोला है कि इसमें देखो इसमें क्या क्या शामिल है दोस्तों। इसमें मिसाइल शामिल हैं, इसमें फाइटर प्लेन शामिल हैं, इसमें लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल्स शामिल हैं, इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम शामिल हैं, सर्वे शिप्स शामिल हैं, इसमें सब कुछ शामिल है। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसका अप्रूवल दे दिया है, बोला कि जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आत्मनिर्भर भारत के तहत यह काम होगा बॉस। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर सुखोई जहाज बनने जो कि रशियन जहाज हैं, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा। बेंगलोर में बनेंगे वो जहाज, ये बात है क्लियर। इसमें से पैसे बाहर जाने के प्रावधान है ही नहीं कि विदेश जाए किसी और, नहीं, भारत में पैसा खर्च होगा। 45,000 करोड़, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस इज 45,000 करोड़ दोस्तों। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया पूरे 45,000 करोड़ की शॉपिंग लिस्ट है ये, जो कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दी है। ये आती है बन के टोटल $5.5 अरब, जिसमें जहाज भी हैं, जिसमें शिप्स भी हैं, जिसमें व्हीकल्स भी हैं, जिसमें कई सारी चीजें हैं। तो सीधा $5.5 अरब की शॉपिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये बताइए। अपने दोस्तों और परिवार वालों को बोलिए कि सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, कि रोज हम आपसे बात कर पाएं। और आपके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।